हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष हिंदी व्याकरण की प्रक्रिया को जारी रखूँगा। आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए वर्ण विचार पर होगा, यानी वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन के बारे में आज विशेष जानकारी मैं दूंगा। विशेष रूप से बच्चों में अभी भी व्याकरण की पढ़ाई पर अगर ध्यान दिया जाए, देखा जाए तो बहुत से बच्चे हमारे वर्ण विचार को समझ नहीं पाए हैं। तो इस वर्ण विचार के स्वरूप को समझाने के लिए आज मैं विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ। पहली बात तो ये जान लीजिए कि वर्ण क्या है, यानी लेटर अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। आजकल व्याकरण की जानकारी बड़े बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी इसकी कमी होती जा रही है। वर्ण क्या है, ध्यान दें। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बहुत सिंपल में, यानी आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, उसमें देखते होंगे कि यूनिट होती है। हर चीज़ को समझने के लिए एक जानकारी होती है कि यूनिट को समझना पड़ता है। उसी प्रकार से लैंग्वेज भी अपने आप में एक बहुत बृहद क्षेत्र है। तो लैंग्वेज में, इन भाषा में ध्यान दें, भाषा की, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, जैसे आप पढ़ते होंगे ना कि विशेष रूप से लंबाई, चौड़ाई, तमाम चीज़ों को मापने के लिए क्या यूनिट होता है, हर चीज़ को मापने के लिए क्या यूनिट होते हैं, भूकंप को मापने के लिए कौन सी यूनिट होती है। तो हर चीज़ों को उसी प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान दें, उसे हम वर्ण कहते हैं। और ऐसी इकाई जो खंडित न हो, इसको हम खंडित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे क हम पढ़ते हैं, क को तोड़ नहीं सकते, ए को तोड़ नहीं सकते, ध्यान दें। और महत्वपूर्ण बात, इसमें मैंने उदाहरण भी आप लोगों के समक्ष स्पष्ट कर रहा हूँ। क, ख, ग, घ, च, छ या इत्यादि जितने भी आप पढ़ते हो, वर्ण के समूह को जब हम वर्ण पढ़ते, जहाँ वर्ण तमाम इकट्ठा दिए जाते हैं, क, ख, ग, पूरा आप ज्ञ तक पढ़ते हो, अ, आ, ई जितने भी हम पढ़ते हैं, पूरा समूह जहाँ दिया रहता है, स्वर और व्यंजन का पूरा समूह, तो उन सब को हम क्या कहते हैं? हिंदी, ध्यान दें आप लोग, हिंदी वर्णमाला कहते हैं। उस पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे हिंदी वर्णमाला क्या है या वर्णमाला क्या है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जहाँ तमाम वर्ण आपस में यानी मिले हुए हों, सिस्टमेटिक तरीके से दिए गए हों, जो प्राय छोटे क्लास किताबों में, क्लास 1 या अपर नर्सरी किताबों में जो दिया जाता है, क, ख, ग, घ, ङ या पूरा ज्ञ तक, ऐसी हमारी जो वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला 46 वर्ण हैं, इसमें याद रखें 46 स्वर और व्यंजन मिला करके। और विशेष रूप से इन 46 वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन दोनों को रखते हैं, यानी जिसको आप इंग्लिश में भी बराबर पढ़ते हो, वोवेल एंड कंसोनेंट। तो पूरा वर्ड का व्याकरण में दावे के साथ कहता हूँ कि चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे फ्रेंच ग्रामर हो, चाहे जर्मन ग्रामर हो, कोई भी ग्रामर हो, जो बच्चा अगर हमारी हिंदी ग्रामर को जानता है, संस्कृत ग्रामर को जानता है, दुनिया का ग्रामर यहीं से निकला है। जब ग्रामर की बात आती है तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला ग्रामर का विद्वान, ग्रामरियन जो है, वो भारतीय है। यानी ध्यान दें, जो महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, अपने आप पर गर्व करना सीखो मेरे भारतीयों। यानी हम छात्रों को ये महसूस हो, इंग्लिश ग्रामर का भी पूरा पैटर्न हिंदी ग्रामर पर, संस्कृत ग्रामर पर आधारित है। जो बच्चे हिंदी ग्रामर में अच्छे होंगे, उनका इंग्लिश ग्रामर भी अच्छा होगा। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के लिए पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस बात को जान लें, अगर हमारी मदर लैंग्वेज की, हमारी भारतीय भाषा की ग्रामर अगर अच्छी हो जाए तो पूरा वर्ल्ड के ग्रामर पर ज़बरदस्त कमांड कर सकते हो आप लोग। ध्यान दो, अब मैं स्वर की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में भी आप पढ़े हो वोवेल एंड कंसोनेंट, तो वही वोवेल
देखो वहाँ वॉवेल हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पहले वो स्वर है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन बाद में हुआ ग्रामर का, ध्यान दो। तो ऐसे वर्ण स्वर किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ दे आपसे स्वर क्या है, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण यानी स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से होता है, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। बहुत बड़ी बात है बच्चों। यानी स्वर किसे कहते हैं? यानी ऐसे उच्चारण जो किसी अन्य वर्णों की सहायता लिए बगैर होती है, उसको हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो कितनी अच्छी बातें हैं। अब यहाँ पर जो मैंने स्वर को बताया, इसलिए अब आपके मन में एक इच्छा पैदा हो रही होगी कि सर एक बार जब बोल रहे हैं ए, दूसरे को बोल रहे हैं ऐ, ओ, औ, तो इस तरह के मेरे शब्दों के जो मैं जो वर्ण का उच्चारण कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान सुनेंगे। स्वर के प्रकार इसी पर डिपेंड है, पूरा आधारित है। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ध्यान दो, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसको आप जल्दी बोलते हो, बहुत जल्दी प्रयास करते हो। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान दो, अ, ई, उ, री। तो इसको बोलने में कम समय लगा, लेकिन जब अब दीर्घ स्वर की ओर मैं बढ़ रहा हूँ आगे, जिन स्वरों के उच्चारण में यानी अधिक समय लगता हो, यानी ह्रस्व स्वर के तुलना में दुगुना समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीनों स्वरों को उच्चारण करते समय समय लगा उसकी अपेक्षा अगर आप देखोगे तो इसलिए दीर्घ स्वर है। ध्यान दें, स्वर को समझने के बाद अब व्यंजन पर आ जाओ। व्यंजन क्या चीज़ है? वैसे व्यंजन आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, जो बच्चे भोजन करने के बड़े चाव रखते होंगे कि व्यंजन माने नाना प्रकार का आइटम भोजन आ जाए। तो वैसे हिंदी में भी यानी जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो लैंग्वेज में अभी आपको व्यंजन मिलेंगे, और यह व्यंजन बहुत लाभदायक है। वह व्यंजन भले नुकसान कर जाए अधिक खाने पर, लेकिन यह व्यंजन जो है ग्रामर वाला व्यंजन हिंदी का बहुत लाभदायक है। आपकी भाषा को शुद्ध कर देगा, आपके उच्चारण को शुद्ध कर देगा। ध्यान दें, व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन के जो वर्ण होते हैं वह बिना स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते, संभव ही नहीं है। यानी जिनके उच्चारण के लिए हम स्वरों के पास में यानी जाना ही पड़ेगा। जैसे आप उदाहरण के लिए आप देखते हो ना, प्रायः यानी आप उसमें देखोगे बिना संभव नहीं होता है। इनके वैसे कुल संख्या पर अगर हम बात कर लें, कुल संख्या 33 है। यानी इनकी कुल संख्या 33 है, मूल संख्या व्यंजन की संख्या। अब इसके उदाहरण को अगर हम देखें, क हम कहते हैं ना क, ख, ग, घ, तो क में अ लगा हुआ है, उच्चारण को पूरा करेंगे क, यानी अ लगा हुआ है ख। तो इस तरह से बिना स्वर के उच्चारण के बिना यह पूरा नहीं हो पाया अपने आप में। तो खैर, अब मैं व्यंजन के प्रकार की चर्चा करूँगा। व्यंजन वैसे मूल, ध्यान दें, जब इसकी बात आती है व्यंजन के प्रकार की बात, तो कम से कम आप लोग वैसे अलग अलग ग्रामर किताब अलग अलग बातें करती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सटीक आंसर लेकर के आया हूँ। व्यंजन के 5 प्रकार हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और
उष्म व्यंजन, ध्यान दें। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार हैं। तो मूल रूप से 4 प्रकार हैं, वैसे यहाँ 4 प्रकार ही मानेंगे आप लोग। तो अब आप ध्यान दीजिए, चारों प्रकार के बारे में विधिवत व्याख्या कर दूँ। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण के समय मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु आदि स्थानों पर जीवा के विशेष स्पर्श से होता हो से बोला जाता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान दें, तो जब हम जीवा को कंठ के पास लेकर जाते हैं तो ऐसे व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण के स्वरूप में अगर हम देखें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, फिर उसी प्रकार से च वर्ग में भी च, छ, ज, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ये जितने भी हैं सब ध्यान देने की बात है, सब स्पर्श व्यंजन है। अब अंतस्थ व्यंजन की बात अगर हम करें, ध्यान दें, अंतस्थ व्यंजन में जो वर्ण व्यंजनों और स्वरों के बीच में स्थित रहते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उदाहरण अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर इसके उदाहरण के रूप में हम ये देख सकते हैं कि अधरों के बीच में विशेष रूप से अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से जो पहली बात मैंने बता दिया, जो वर्ण व्यंजनों और स्वरों के बीच में, यानी स्वर और व्यंजन का मेल मिक्सअप काफ़ी रहता है इसमें, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से हवा बाहर निकलते हैं और हल्की सी सीटी जैसी आवाज़ आए तो उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम उष्म व्यंजन में देखें स, 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 ह, यानी ऐसे में हवा जो है निकल रही है, सीटी जैसी हल्की सी आवाज़ आ रही है। उदाहरण के रूप में आप प्रयोग करके भी देख सकते हो। तो उष्म व्यंजन, इसके बाद में उस व्यंजन के बाद में जो महत्वपूर्ण आधारशिला बनती है वह आपका उस व्यंजन के बाद में संयुक्त व्यंजन का स्वरूप आता है। जहाँ दो व्यंजन आपस में मिले हुए हों या मिल जाते हैं, ऐसे व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रायः यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क प्लस छ, ज और य, यानी ज प्लस य, ज्ञ। कुछ लोग ज भी कहते हैं ज्ञान, लेकिन ज्ञान होता है वह। ज प्लस य, ज्ञ। और त धन र बराबर ज, स धन र बराबर स्र। इस तरीके से आप लोगों को विशिष्ट जानकारी आपकी प्राप्त हो गई, और यानी आपको संयुक्त व्यंजन की भी जानकारी मिल गई। और अब मैं आपको एक लिस्ट के रूप में विशेष जानकारी दे दूं। ध्यान दें, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला को मैं व्यक्त कर रहा हूँ। व्यंजन का पूरा सिलसिला मैंने पेश किया हूँ। क, ख, ग, घ, ङ, इसको पूरा क वर्ग कहेंगे। च, छ, ज, झ, य, ये च वर्ग के हुए।
ट वर्ग में, यानी आप ये जान लो व्यंजन के स्वरूप को, ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर पंचम वर्ग ध्यान दें, प, फ, ब, भ, म। अब इसमें अंतस्थ वाले व्यंजन में क्या क्या आते हैं, य, र, ल, व। श, स, स, ह, ये उस व्यंजन में आ गए। क यानी ह के बाद में छ, त्र, ज्ञ, ये सब संयुक्त व्यंजन में आए, यानी अंत में संयुक्त व्यंजन के स्वरूप को दिया गया है। इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष पूरे वर्णमाला को भी मैंने यहाँ पर व्यक्त कर दिया हूँ। कितने ही महत्वपूर्ण हैं। अ, आ, ए पूरे स्वरों को मैंने यहाँ पर व्यक्त किया, और इसके बाद पूरे जो मूल व्यंजन हैं उसको भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के समक्ष व्यक्त किया हूँ। इस प्रकार से बार बार अगर इसको आप रिवीजन करते हो तो ये आपके ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हिंदी की जानकारी को बढ़ाने के लिए हमें जो मूलभूत जो व्याकरण की आवश्यकता है, पहले वर्ण व्यवस्था, इस पिछले क्लास मैंने व्याकरण के प्रक्रिया के स्वरूप की जानकारी दिया। आज मैंने पहला जो महत्वपूर्ण आधारशिला है, पहली सीढ़ी यानी स्वर व्यंजन के स्वरूप को उल्लेखित किया। उसी प्रकार से अब मैं आप लोगों के लिए व्याकरण पर कार्य करता रहूँगा। काशी हिंदी संस्थान से आप लोग बड़े पैमाने पर जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं या जूनियर क्लासेस के बच्चे रहें वह जुड़े रहें, और हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य में आप लोग आगे बढ़ते रहें और लगे रहें। धन्यवाद।